दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा। आज सुनिए लेखिका ऋचा की लिखी स्लीप स्टोरी, बनारस की गलियों में सैर। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प और प्यारी कहानी है। ये स्टोरी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आज की स्लीप स्टोरी में हम आपको घुमाएंगे बनारस की गलियों में। बनारस भारत का सबसे पुराना शहर है। माना जाता है कि जब बनारस की खोज हुई थी तब यहाँ से एक शिवलिंग बरामद हुआ था। तब से इस नगरी को महादेव की नगरी कहा जाता है। गंगा किनारे बसे इस शहर की अपनी अलग ही पहचान है। गंगा माँ की आरती के साथ इस शहर की सुबह होती है और शाम की आरती के साथ दिन की विदाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनारस की गलियों में सैर। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले
और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। वाराणसी यानी महादेव का नगर, एक ऐसा शहर जो तमाम भागदौड़ से दूर है, अपनी अलग ही मस्ती में जीता है। वहां की गलियों से लेकर गंगा घाटों और उन घाटों पर होने वाली सुबह शाम की आरती, सब कुछ एकदम अलग और अनोखा नजारा देती है। बनारस की इन गलियों में जंतर मंतर भी है, भूल भुलैया भी है, रस भी है, अलंकार भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गली आपको अपने घर पहुंचाती है, वही गली आपको मार्कंडेय धाम तक भी ले जाती है। कुछ गलियां ऐसी हैं कि आगे जाने पर मालूम होता है कुछ नहीं है, लेकिन गली के छोर के पास पहुंचने पर आप देखेंगे कि बगल से एक पतली गली सड़क से जाकर मिल रही है और कुछ गलियां ऐसी हैं जिनसे बाहर निकलने के लिए किसी दरवाजे या मेहरा बदार चौखट के भीतर से गुजरना पड़ता है। यहाँ चूहा गली, हाथी गली, इसके अलावा उचवा गली, सूत टोला गली, बंगाली बाड़ा, शीतल गली, गणेश गली, काठ गली, दूध विनायक गली, नीलकंठ गली, राज मंदिर गली, हौज कटोरा, बुचई गली और भी बहुत सी गलियां हैं। इन गलियों से गुजरते समय जहां चूके तुरंत ही दूसरी गली में आप जा पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ कोई निशान या साइन बोर्ड नहीं लगा मिलेगा। नतीजा ये होगा कि काफी दूर आगे जाने पर रास्ता बंद मिलेगा। कभी कभी तो तुरंत सड़क आ सकती है। यदि रास्ता भूल गए तो उन्हीं गलियों में
कई घंटे तक आप घूमते रहेंगे। आपकी इस दुविधा का आनंद वहां के क्षेत्रीय बनारसी लेते हैं और वे इस तरह देखेंगे कि ये इधर बंद गली में कहां जा रहा है। नतीजा, आपको पुनः उसी गली तक वापस आना होगा जहां से आप खोकर भटक गए थे। कई गलियां तो ऐसी हैं जो अपने नाम और रूप से इतनी भयानक होती हैं कि इसमें भयानक और शांत रस दोनों का एक साथ मजा मिलता है। आपको गलियों में घूमते समय अगर किसी गली में इमली के बीज बिखरे मिले, समझ लें इस गली में मद्रासी रहते हैं। जिस गली में मछली महकती हो, वहां बंगालियों का मोहल्ला है। इस प्रकार हर गली की अपनी पहचान है। बनारस में इतना पकवान है कि इंसान को बरस लग जाए लोगों को यहाँ का माहौल समझने के लिए। बस पारखी नजर की जरूरत होती है। आपको अपनी जरूरी कामों को भूलकर सिर्फ 2 दिन का समय मिला है बनारस की गलियों में घूमने का। लेकिन यहां बसे बहुत सारे स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों को अपने आप में समेटे इस शहर को 2 दिन में घूम पाना मुश्किल है। लेकिन इन 2 दिनों में जितना घूम सके आप उतना घूमें। आप सुबह की ट्रेन पकड़कर बनारस पहुंच गए हैं। अब यहां आकर आप सबसे पहले दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं। ये घाट और यहाँ होने वाली संध्या आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले स्नान कर आपने माँ गंगा को प्रणाम किया। फिर पास की एक दुकान पर ताजी ताजी छन रही पूरी सब्जी खाकर पेट पूजा की। चूंकि आपके पास समय कम है, इसलिए इस बार महादेव के दर्शन का विचार आपने त्याग दिया, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन में भक्तों की लंबी लाइन लगती है, जिसमें 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। फिर शुरू हुआ घूमने का दौर। आप सबसे पहले गंगा के किनारे बने सभी घाटों को देखना पसंद करेंगे, इसलिए एक नाव पर सवार होकर आप सभी घाट पर
घूमने लगे। नाव वाले ने मणिकर्णिका से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक की सैर कराई। नदी के बीच जाकर घाटों को देखना एक अलग ही नजारा और रोमांच पेश करता है। इस दौरान ना सिर्फ इन घाटों की संरचना समझने का मौका मिला, बल्कि घाटों के किनारे बनी ऐतिहासिक इमारतों को देखने और समझने का भी मौका मिला। आप अपने DSLR कैमरे से तस्वीरें उतारने में इतने व्यस्त और मंत्रमुग्ध हो गए कि पता ही नहीं चला कि सैर समाप्त हो गई। नाव यात्रा के बाद आप पास ही में बने नेपाली मंदिर में भी जा रहे हैं। चूंकि इस मौसम में पानी ज्यादा था, तो घाटों की सीढ़ियां जलमग्न थी, जिससे एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए शहर की गलियों का सहारा लेना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा समय लग गया। लेकिन इन्हीं मंत्रमुग्ध गलियों में घूमते घूमते घाटों के किनारे बसी बस्तियों के रहन सहन और उनकी जीवन शैली के बारे में अच्छे से जानने का आपको मौका मिला कि कैसे बनारस में लोग रहते हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का ही शहर नहीं, बल्कि यहाँ मुस्लिम, बंगाली सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वो भी पूरी एकता के साथ, बिना किसी भेदभाव के। बनारस में बसा नेपाली मंदिर पूरा लकड़ी से ही बना है। ये एक ऐसा मंदिर है जो कि अपनी वास्तुकला यानी संरचना के लिए जाना जाता है। काली काली लकड़ियों में उकेरी गई कलाकृतियां बेजोड़ हैं। इस मंदिर के आस पास बेहद शांत और सुरमय माहौल है। आपको यहाँ थोड़ी देर और रुकने पर ये माहौल मजबूर करता रहता है। ललिता घाट पर बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसको नेपाल के किसी राजा ने बनवाया था, इसलिए नेपाली मंदिर भी कहते हैं। नेपाली मंदिर घूमकर आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगला पड़ाव आया मणिकर्णिका घाट। ये घाट मुख्य रूप से महादेव का घाट माना जाता है।
कहते हैं यहाँ पर तह संस्कार किए जाने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ आकर आपको जीवन के सत्य को समझने का मौका मिलता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, आपको यहाँ आकर जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सीख जरूर मिलेगी। यहाँ आपको कुछ ना होते हुए भी सब कुछ मिलेगा। अब इस घाट की खासियत ही यही है। अब तक घूमते घूमते 3-4 बज गए हैं और आप पैदल ही 80 घाट की तरफ चल पड़े। संकरी गलियों और बाजारों के बीच होते हुए आप एक चाट पकोड़े की दुकान पर कुछ खाने के लिए रुके हैं। यहाँ आपको समोसे और चटनी खाने में बहुत मजा आया। ऐसा स्वाद जो आप कभी नहीं भूल सकते। खाने के बाद आप बीच बीच में कुछ दूसरे घाटों जैसे रीवा घाट और गणेश घाट होते हुए 80 घाट आ गए हैं। बनारस का जिक्र हो और 80 घाट का जिक्र ना हो, ऐसा लगभग असंभव ही है। कहा जाता है इसी घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और इसी घाट से गंगा के किनारे बसे सैकड़ों घाटों की शुरुआत होती है। 80 घाट पर आप सिर्फ घूमते नहीं हैं, बल्कि पूरी सदी को जीते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करके आपको पता चला कि यहाँ सुबह में आरती और योग कार्यक्रम होता है, तो आपने भी तय कर लिया कि कल यहाँ जरूर आएंगे। अब तक शाम हो चुकी थी और अब वापस आना था। दशाश्वमेध घाट, क्योंकि हर शाम यहाँ होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती को आप मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप आरती में शामिल होने पहुंच गए। शाम के 7 बजे तक आप दशाश्वमेध घाट वापस आ गए। यहाँ का नजारा शाम तक बिल्कुल बदल चुका था। ढोल मजीरे सज चुके थे। शाम की आरती से पहले यहाँ भजन कीर्तन होता है, जो आपके कानों को बहुत सुकून दे रहे थे। यहाँ का पूरा माहौल आपको भक्ति भाव में लीन कर देता है। बीच बीच में लगने वाले
जयकारे तो जैसे आपके मन में उत्साह की लहर पैदा कर रहे थे। कुछ देर बाद आरती शुरू हुई और अब तक यहाँ पर लगभग 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। घाटों से ज्यादा लोग तो गंगा में खड़ी बड़ी बड़ी नावों में बैठकर आरती का आनंद ले रहे थे। आरती के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों और विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ रोज ऐसा होता है। आरती के दौरान यहाँ पर अलग ही तरह की शांति, सुकून, सकारात्मकता महसूस हो रही थी। आरती के साथ ही दिन की समाप्ति हो गई और इस एक दिन के वाराणसी भ्रमण में मानो आपने सदियां जी ली हो। लेकिन वहां गंगा किनारे बसे 80 घाट, जिसकी अपनी अलग ही खासियत है, पहचान है, वहां जाने वाला हर इंसान वहां की खुशबू और माहौल से मंत्रमुग्ध हो जाता है। अगर आप उसे यादगार बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ सुबह के 5 बजे तक 80 घाट पहुंच जाएं, क्योंकि 80 घाट पर होने वाली सुबह की आरती ठीक 5:30 बजे शुरू हो जाती है। आरती खत्म होने के बाद वहां आप योग शिविर में भाग लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के गुण सीख सकेंगे। आप अगले दिन सुबह 4 बजे उठे और 80 घाट के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह बनारस की गलियों से होते हुए आप 80 घाट पहुंच गए। आरती से पहले यहाँ भजन कीर्तन होता है। आरती शुरू होने का समय हो ही गया है। आरती के बाद आपने योग शिविर में भी हिस्सा लिया और उसे अपने DSLR में याद की तरह कैप्चर कर लिया। वहां पर दर्जनों की संख्या में विदेशी भी योग करने पहुंचते हैं। योग करते समय उनकी भाव भंगिमा देखने लायक होती है। एक महिला विदेशी पर्यटक जिसकी सुबह आपने फोटो खींची थी, वो दोपहर बाद आपको स्टेशन पर दिख गई। आपने उसको बताया कि मैंने आपकी कुछ पिक्चर्स क्लिक की है, तो उसने दिखाने को बोला और जब आपने उन तस्वीरों को दिखाया तो वो अपने ही तमाम एक्सप्रेशंस देखकर सरप्राइज थी। कहने लगी, शेयर कर दो।
पर उसके कैमरे की तरह आपके कैमरे में वाईफाई की सुविधा नहीं थी। उसके दूसरे साथी ने अपना नंबर देते हुए कहा था कि इस पर व्हाट्सएप कर देना। मन तो उन दोनों से और बात करने का था, पर उनको भी जल्दी थी और आपको भी। और इस तरह लगभग 36 घंटों का सफर घर आकर खत्म हो गया। हरिहरन हरि कथा अनंत की तरह काशी की गलियों की कथा भी अनंत है। काशी में केवल इतनी ही गलियां नहीं हैं जितनी आपने घूमी है, बल्कि ये तो तंत्रिका तंत्र की तरह संपूर्ण काशी के शरीर में फैली है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति को एक सीमित क्षेत्र में सूर्य की तरह प्रकाश से चमत्कृत करने वाली काशी की ये गलियां केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। इन गलियों में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की झांकी देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब आप बनारस घूमकर आ चुके हैं। आप काशी घूमकर जितने खुश हैं उतने ही थक भी गए हैं। आप अपने कमरे में मौजूद अपने बिस्तर पर लेट जाइए और चिंता से मुक्त हो जाइए। नींद आपकी तरफ आ रही है। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही है। निद्रा देवी आपको अपने मोहपाश में बांध रही हैं। उन्हें स्वीकारें, सांसों पर ध्यान दें और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब आप धीरे धीरे नींद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।